उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा विषय अर्थशास्त्र कक्षा 12 और ये है मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 2 यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूसरा। पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर मैं पहले ही आपके लिए ला चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए, पूरी वीडियो को देखिएगा। आपके एग्ज़ाम में आने वाले टॉप मोस्ट क्वेश्चनों का चुनकर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मैं हूँ नकुल सर, आप देख रहे थे न्यूज़ गुरु। आपकी पेपर की पूरी तैयारी के लिए मैं आपके लिए उन चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर और आपका क्वेश्चन जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपका जो क्वेश्चन है 3 घंटा 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर है आपका 100 नंबर का। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा वो समझना है। आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि एक एक नंबर वाले। ठीक है ना, जिसका ऑप्शन आपको केवल ऑप्शन इसको फिल करना है, सही आंसर भरना है। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब छोटे क्वेश्चन जो 25 नंबरों वाले हैं, और ये एक क्वेश्चन जो रहेगा आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है। लगभग 50 शब्दों में लिखना है और इसका मार्क्स रहेगा आपका 5। और लास्ट में है आपका क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 28 दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग में लिखना है, लगभग 150 शब्दों में। और ये एक क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 7। ये क्वेश्चन का पैटर्न है कंप्लीट। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कोई डाउट है तो हर क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन नंबर जो है उस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ रहेगा। आप क्वेश्चन नंबर देख के उसके आंसर फिल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन का सिलसिला। सबसे पहले है आता बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है आज के इस सेट का निम्नलिखित में से उपभोक्ता की पूर्ण तृप्ति की स्थिति कौन सी है। शून्य सीमांत उपयोगिता, बढ़ती सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता और अधिकतम सीमांत उपयोगिता। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शून्य सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 2, किसी शहर की दूध मंडी उदाहरण है किस प्रकार के बाजार का। स्थानीय बाजार का, स्थानीय प्रतियोगिता बाजार का, स्थानीय प्रतियोगिता अल्पकालीन बाजार का और स्थानीय प्रतियोगिता अल्पकालीन विशिष्ट बाजार का। शहर की दूध मंडी किसका उदाहरण होता है, स्थानीय बाजार का। क्वेश्चन नंबर 3, ब्याज निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, यह कथन किसने दिया है। ऑप्शन है हिक्स ने, मार्शल ने, कीन्स ने, थॉमस ने। तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर कीन्स ने, सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है मनोरंजन कर, भू राजस्व में आयकर, उत्पादन शुल्क। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, आयकर। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। साधन लागत प्रति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, देश के कुल निर्यात की मात्रा, देश के कुल आयात की मात्रा, देश की सरकार का व्यय। तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। दैट मीन्स शॉर्टकट बोलते हैं NNPFC। क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत उत्पादन का सिद्धांत संबंधित है उत्पादन से, उपभोग से, विनिमय से या वितरण से। सीमांत उत्पादकता का जो संबंध है वो है आपके वितरण से। क्वेश्चन नंबर 7, इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी संख्या है। 14, 12, 19 या 17। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों वाले कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय भी हो गया था। पहले 14 था, 2 बैंकों का विलय होने से अब जो है बैंकों की संख्या रह गई है 12। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, 10 लाख कूप योजना प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है। पेयजल वाले कुओं से, ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा उत्पादन से, सिंचाई से, जैविक उर्वरकों के उत्पादन से। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई से।
क्वेश्चन नंबर 9, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरल में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर अहमदाबाद में? राइट आंसर इज ए, तिरुवनंतपुरम में। क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी व्यापार का अंग है इसमें से कौन सा? आयात, निर्यात, पुनर्निर्यात या ये सभी? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही विदेशी व्यापार के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सांख्यिकी के बातों को नहीं बताता, सांख्यिकी के बारे में सही नहीं बताता है। यह संख्या का विज्ञान है, सही है। ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, सही है। यह ज्ञान का व्यवस्थित समूह है, सही है। यह कारण और परिणाम के संबंध का अध्ययन करती है, ये गलत है। ये कारण और परिणाम के संबंध का अध्ययन नहीं करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमीय चित्र है? द्विविमीय जिसमें दो चित्र बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन है आपका आयात चित्र, दंड चित्र, रेखा चित्र, प्रतीक चित्र। द्विविमीय कौन सा है इसमें? आयात चित्र, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये क्वेश्चन है आपके 4 नंबर वाले हैं। तो ऐसे लिखना है कि थोड़ा सा हो, कम से कम जो आपको बताया गया 40 शब्दों के बीच में लिखना है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को मापने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। विधियों का वर्णन कीजिए। और सी दो राष्ट्रीय वैसे मापने की 3 प्रमुख विधियाँ हैं। यहाँ पर आपको 2 विधियों के बारे में बताना है, जिसमें बताया गया उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि, और दूसरा है आय विधि, ठीक है ना। 2 विधियों के नाम लिख, आय विधि। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट में आंसर देना है तो केवल विधियों के नाम बताया गया है यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं 2 प्रत्यक्ष करों के नाम बताना है, केवल प्रत्यक्ष करों को नाम बताना है। और 2 प्रत्यक्ष कर है आयकर और संपत्ति कर। क्वेश्चन नंबर 15, ये है भारत में परिवार नियोजन के क्या उद्देश्य है? भारत में परिवार नियोजन के प्रमुख उद्देश्य होता है बाल विवाह को रोकना, जन्म के समय आयु में देरी न होना, 2 जन्मों के बीच अंतर बढ़ाना। ये परिवार नियोजन के प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व बताना है। किसी भी आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का प्रमुख महत्व है योजनाओं को क्रियान्वयन और संचालन में सांख्यिकी आंकड़ों का प्रयोग होता है। बिना सांख्यिकी आंकड़ों के किसी भी योजना को ना ही उसको लागू किया जा सकता है, ना ही उसको संचालित किया जा सकता है। ये थे आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाले, जिसके आंसर देने आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में। बाजार कीमत को परिभाषित कीजिए। बाजार कीमत किसे कहते हैं? तो आपका आंसर है वह कीमत जिस पर उसे बाजार में बेचा जाता है। किसी वस्तु की कीमत निश्चित करते समय एक विक्रेता अधिकतम लाभ कमाने के लिए अतिरिक्त बहुत से कारक को ध्यान में रखता है, ठीक है ना। मतलब बाजार कीमत जो बाजार में प्रचलित होती है उस कीमत को कहते हैं, जिस कीमत पर किसी वस्तु को एक्चुअली में बेचा जाता है उसे बाजार कीमत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्व की विषय सामग्री को बताना है। तो राजस्व की विषय सामग्री को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से नाम दे रखा है? लोक सार्वजनिक व्यय, लोक सार्वजनिक आय, लोक सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और आर्थिक स्थायित्व। अब चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ब्याज की परिभाषा लिखिए। क्या ब्याज दर शून्य हो सकती है? आपको ब्याज के बारे में बताना है। ब्याज एक्चुअल में होता क्या है? जब आप किसी को कोई पैसा देते हैं, एज ए लोन देते हैं, तो उसके संबंधी आप जोखिम उठाते हैं, ठीक है, जोखिम उठाते हैं। और साथ ही साथ आप अपने धन का क्या करते हैं? त्याग। तो जोखिम और त्याग के बदले में जो भी राशि आप प्रतिफल स्वरूप लेते हैं उस राशि को हम ब्याज कहते हैं। एक्चुअली में ऋण देने की असुविधाएं होती हैं, आपको व्यय करना पड़ता है। तो ऋणदाता को पूंजी उधार देने में जो जोखिम असुविधा है या प्रबंध व्यय करना पड़ता है, यदि इसके लिए उसे कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगी तो कोई भी व्यक्ति पूंजी उधार देने के लिए तैयार नहीं होगा।
इसी कारण से ब्याज दर कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रतिफल लेना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। व्यापारिक बैंकों के कार्यों को बताना है। व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य हैं जनता से जमा स्वीकार करना, ग्राहकों के द्वारा मांगने पर ऋण प्रोवाइड कराना, साख का सृजन करना, अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता देना, उनके लिए एजेंसी सेवाएं प्रोवाइड कराना, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रोवाइड करना, ये सब व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विदेशी व्यापार के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है? एक देश का विश्व के किसी अन्य देश के साथ आयात निर्यात संबंधी जो भी व्यापार होता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। यानी कि व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। दूसरे देश से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात कहलाता है। किसी भी देश के विदेशी व्यापार में उसके आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये रहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद इसके आगे होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसका प्रश्नों का उत्तर देना इस वीडियो में संभव नहीं है। इसके लिए मैं अलग से जो है लिंक दिया हुआ रहूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। ठीक है ना, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस इतना नोट कीजिए, आप अलग से इसको क्वेश्चन के नोट्स बना लीजिए अपने पास। क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा दीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो डिटेल से लिखना होगा, लगभग 150 शब्दों में। या तो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये इसके ऑप्शन में दे रखा है, पूर्ण प्रतियोगिता के दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को बताइए या फिर लगान के आधुनिक सिद्धांत को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्र सरकार की आय के प्रमुख स्रोतों, व्यय के प्रमुख मुद्दों को बताना है। यानी कि ये बजट संबंधी क्वेश्चन है कि किसी भी सरकार को आय और व्यय किस प्रकार से होता है उसके बारे में डिटेल से बताना है। या फिर राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, इसको मापने की किसी एक विधि को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने के प्रमुख कारण बताना है, इसको रोकने के क्या उपाय है। या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं RRB, भारत के ग्रामीण विकास में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामीण स्वास्थ्य या स्वच्छता पर टिप्पणी कीजिए। या फिर क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न संसाधनों का विश्लेषण कीजिए। इतने सारे हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मासिक आय नीचे तालिका में दर्शाई गई है, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो डेटा दे रखा है इस डेटा का यूज़ करना और समांतर माध्य ज्ञात करना, ये नहीं बताया कौन सी विधि से, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है समांतर माध्य का। देखिए, एक तरफ है महा, दूसरी तरफ है आपका आय, ये होंगे आय जिसको हमने एक्स के रूप में दिखाया है, और जितनी भी आय हैं 1400, 1350, 1500, 1750, 1100, 1200, 1300, इसको हमने जोड़ दिया। ये जो एक्स होता है जिसको हमने जोड़ा, इसको बोलते हैं समेसन एक्स। समेसन एक्स आ गया। अब हमें निकालना है क्या, मीन। तो यहाँ पर मीन निकालने का जो फार्मूला था वो होता है आपका मीन इक्वल टू समेसन एक्स अपॉन एन। एन गिनिए कितना दे रखा है, जनवरी 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एन इज़ 7। तो हमारे पास जो टोटल आया कितना, 9600। 9600 को 7 से भागा करेंगे, 9600 को 7 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है, 1371.43। यही हमारा आंसर है। और इतना करने के आपके पूरे के पूरे कितने नंबर मिलने हैं, 7 नंबर मिलने हैं। ठीक है, इसी में या तो ये क्वेश्चन कीजिए या फिर आपका ऑप्शन में दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। जहां आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं और आंकड़ों का प्रयोग करते हुए माध्यिका की गणना कीजिए। वर्गंतरा दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, और आवृत्तियाँ दे रखी है। आवृत्ति मीन्स आवृत्ति को हम बोलते हैं एफ, वर्गंतराल को बोलते हैं शॉर्टकट में CI। इसको उठा के हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, ये देखिए टेबल है,
अब टेबल को सब ये है सी आई, ये हो गया एफ। अब एफ का यूज़ करती है सबसे पहले सी एफ निकाला जाता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको ऐड करने के लिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी को आपस में ऐड करते हैं, 4 के 4, 4 को क्रॉस ऐड कर देंगे, 4 को 10 के साथ, 14 को 16 के साथ, यानी कि 4 और 10 14, 14 16 30, 30 और 20 50, 50 और 12 62 और 62 और 8 70। क्रॉस चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 70 के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि एक्चुअली में है। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला काम है एन निकालना, एन इज 70 और एम निकालेंगे n/2, यानी कि n/2 होने का मतलब है आपका कि 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35वां पद आ जाएगा। 35वां पद, अब हम इसमें देखेंगे 35वां पद कहाँ पर, 35वां पद आपका है CF50 में। जब CF50 में आपका 35वां पद आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो मध्यिका है वो है 15 से 20 के बीच में। जो 15 से 20 में मध्यिका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 15 से 20 जो है मध्यिका समूह है। मध्यिका समूह ये है तो हमारा फार्मूला होता है मध्यिका निकालने का, m=L1 + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाई आई। तो जब ये फार्मूला होता है तो L1 इस ग्रुप का कितना हो जाएगा 15, n/2 35 ऑलरेडी निकाला है, CF इज़ 30, फ्रीक्वेंसी इज़ 20 जो इसके इसी ग्रुप का है क्योंकि ये हमारा मध्यिका ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है। फिर हो गया आई मीन्स क्लास इंटरवल, दैट इज़ 15 और 20 के बीच का डिफरेंस 5। अब इन सबको उठा के क्या रख दो, फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला देखिए ये 15 + 35 - 30 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 5। 35 में से 13 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 5, इधर ऑलरेडी 5 है तो 5 5 का कितना हो गया 25। 25 को हम डिवाइड करेंगे 20 से, तो 20 से अगर 25 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 1.25। इधर है 15 और 1.25 को ऐड कीजिए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 16.25। दिस इज़ आवर आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल ही रहेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के बीच में जो यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तलाश में है। लगातार बने रहेगा, लगातार मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू एवरीवन।